हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, जो कि आपके सीएपी और एसएसपी दोनों के लिए क्या है, इक्विवेलेंट होने वाला है। तो गाइस, अगर आपने वीडियो को शुरू किया है तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा एंड लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो गाइस, हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। आई होप कि विजिबल हो, नहीं होता है तो मैं इसे जूम कर देता हूँ, कोई बात नहीं। शुरू करते हैं अपने इंट्रोडक्शन से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई ऑल्सो मशीन इंटेलिजेंस एमआई, यानी कि क्या है कि जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसको हम मशीन इंटेलिजेंस यानी कि एमआई भी बोलते हैं। इज इंटेलिजेंस डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय मशीन इन कंस्ट्रक्ट टू द नेचुरल इंटेलिजेंस एनआई डिस्प्लेड बाय ह्यूमन एंड एनिमल। यानी कि क्या होता है कि अगर कोई मशीन, ठीक है, अगर कोई मशीन जैसा कि हमारा एनिमल या फिर ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन बीइंग या फिर जो हमारा एनिमल है वो जैसा रिएक्ट करते हैं, जैसा डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, अगर कोई मशीन भी वैसा ही डिमॉन्स्ट्रेट करती है तो उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्स मशीन टू थिंक इंटेलिजेंटली, समवॉट अ काइंड ऑफ इंटेलिजेंस ह्यूमन बीइंग एम्प्लॉय टू लर्न, अंडरस्टूड, ठीक है, अंडरस्टूड, थिंक, डिसाइड आर सॉल्व प्रॉब्लम इन देयर डेली पर्सनल आर प्रोफेशनल लाइफ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो मशीन है, ठीक है, जो हमारी मशीन है उसमें जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो एक फीचर इनेबल कर देती है। और वो फीचर क्या होता है कि जैसे हम ह्यूमन बीइंग जो हैं जैसे सोचते हैं, जैसे विचार करते हैं, जैसे निर्णय करते हैं, या फिर जैसे हम अपने डेली लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, या फिर प्रोफेशनल लाइफ के जो हमारे प्रॉब्लम होते हैं उनको जैसा हम सॉल्व करते हैं, अगर मशीन भी वैसा करने लगती है, ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है, ये जो एक तरीके से बोल सकते हो जो हमारी सेटिंग होती है उसको इनेबल कौन करता है? एआई करता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि एआई इनेबल मशीन टू थिंक इंटेलिजेंटली, समवॉट अ काइंड टू द इंटेलिजेंस ह्यूमन बीइंग एम्प्लॉय टू लर्न, अंडरस्टैंड, थिंक, डिसाइड आर सॉल्व प्रॉब्लम इन देयर डेली पर्सनल आर प्रोफेशनल लाइफ। यानी कि हमारे जो प्रतिदिन की जो दिनचर्या होती है, प्रोफेशनल लाइफ होता है, हम जो विचारते हैं, सोचते हैं, जो कोई भी निर्णय करते हैं, मशीन में भी वो फीचर कौन अप्लाई करता है या फिर इनेबल करता है? वो होता है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई इज एसोसिएटेड विद, अब जो हमारा एआई है वो क्या है? एसोसिएटेड विद सुपरलेटिव मेमोरी, कैलकुलेटिव पावर, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, हाई स्पीड ऑफ एक्शन। यानी कि जो हमारा एआई होता है उसके पास आप बोल सकते हो कई सारी चीज़ें जो होती है उसमें एक्सेस उसको होती है। वो क्या होता है? सबसे पहले तो उसके पास एक सुपरलेटिव मेमोरी होती है, ठीक है, उसके पास जो मेमोरी होती है वो काफ़ी सुपरलेटिव होती है, काफ़ी बड़ी होती है। कैलकुलेशन उसकी हमसे काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है, तो उसके अंदर एक कैलकुलेशन पावर होती है। डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, वो बहुत जल्दी ही डिसीजन ले सकती है, ये भी उसके अंदर एक कैपेसिटी होती है। हाई स्पीड ऑफ एक्शन, वो किसी भी काम को बड़ी जल्दी से कर देगी, ये भी हम क्या देखते हैं? उसके अंदर का एक फीचर्स देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था इंट्रोडक्शन। आई होप इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं अपने एप्लीकेशंस को। हमारा एप्लीकेशंस क्या रहने वाला है उसको देख लेते हैं। We can see huge application of AI in gaming industry, natural language processing, vision and voice system, healthcare industry, banking and financial services, automotive industry, मिलिट्रीज कमांड। यानी कि क्या है कि हम जो अपना एआई है यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका एप्लीकेशन, इसका प्रयोग हम कहाँ देख सकते हैं? गेमिंग इंडस्ट्री में। तो गेमिंग इंडस्ट्री में आजकल के जो गेमिंग है उनमें हम काफ़ी ज़्यादा इनका इस्तेमाल देखते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यानी कि जो हम गूगल ट्रांसलेटर से बोलते हैं, गूगल ट्रांसलेटर चेंज कर देता है, ठीक है, हमने बोला इंग्लिश में, उसने चेंज कर दिया हिंदी में, या फिर इसका रिवर्स भी हो सकता है, ठीक है। तो वो जो होता है वो भी किसके थ्रू होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही वो होता है। प्रोसेसिंग ऑफ विजन एंड वॉइस सिस्टम, हेल्थ केयर, अगर हम हेल्थ केयर में देखें तो जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है उसमें भी हम काफ़ी ज़्यादा जो इसका यूज़ है, ठीक है, एआई का यूज़ है वो हम देखते हैं। बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सर्विसेज में भी हम इसका यूज़ देखते हैं। ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज हो गई, जो हमारे स्वचालित इंडस्ट्रीज हो गई, ठीक है, कारखाने हो गए, उनमें भी हम इसका इस्तेमाल देखते हैं। मिलिट्रीज कमांड, यानी कि अपने हम सेना के कमांडिंग में बात करें तो भी इसका काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल हमें देखने को मिलता है। एआई इज हेल्पिंग इन द बैटलफील्ड commanders to identify the hidden pattern at incredible speed with high
प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। इसमें क्या है, इसमें यह है कि जब हमारा कोई कमांडर, जो हमारा बैटलफील्ड कमांडर होता है, वो कोई युद्ध लड़ रहा होता है, तो उस समय ये जो हमारी एआई है, ठीक है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो एक हिडन पैटर्न के थ्रू काफ़ी इनक्रेडिबल जो हमारी एक तरीके से मदद करती है, जो कि बहुत अच्छी एक्यूरेसी, हाई एक्यूरेसी के साथ वो क्या करती है, हमारी हेल्प कर सकती है एआई। इसका हम सीधा प्रमाण देख सकते हैं, जब हमारे भारत ने पाकिस्तान के साथ कारगिल वॉर लड़ा था, तब उस समय क्या हुआ था, इजराइल के जो ड्रोन आए थे उसमें एआई सिस्टम के थ्रू उन्होंने काम किया था। तो वो हम देख सकते हैं कहाँ से, और जो हमारा कारगिल वार है वहां से हम इसको देख सकते हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। दिस सिस्टम कैन आर्गुमेंट ह्यूमन स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, यानी कि जो हमारी ह्यूमन है, जो हमारा मानव है, वो अपने स्ट्रेटेजी कैसे बनाता है, उनको इम्प्लीमेंट करके वो पहले भी देख सकता है, ठीक है, कि इसमें क्या कमियां है, क्या हमारे प्रोज है, क्या कौन से, ये सारी चीज़ें वो पहले भी देख सकता है, किसके थ्रू, एआई के थ्रू, ठीक है। ऑटोनोमस वेपन कैन ऑल्सो आफ्टर सिमेट्री इन द बैटल फील्ड, ठीक है, तो जो हमारे बैटल फील्ड है उसमें हम ऑटोनोमस वेपन का भी इस्तेमाल देख सकते हैं, किसके थ्रू, हम देख सकते हैं एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, ठीक है। तो अब थोड़ा ऊपर का पार्ट देख लेते हैं, ये जो बचा हुआ है, ठीक है, ये क्या है, AI हैज़ मेनी पीसेस, ठीक है, AI हैज़ मेनी पीसेस टाइम एप्लीकेशन एज वेल। अब तक तो हमने देखा कि जो AI है वो मतलब मार धार वाले एरिया में यूज़ हो रही है, ठीक है, मतलब कि बैटल फील्ड में यूज़ हो रही है, मिलिट्री यूज़ कर रही है, लेकिन क्या इसका बोल सकते हो पीस टाइम एरिया में भी क्या इसका यूज़ हो सकता है, हम बोलेंगे बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है, इट इज़ बीइंग यूज्ड बाय ट्रेन सोल्जर्स एंड पायलट, ये क्या कर सकती है, जो हमारे पायलट होते हैं, ठीक है, जो हमारे सोल्जर्स होते हैं, उनको ट्रेन करने में इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमुलेट वॉर गेम सिंथेसिस इंफॉर्मेशन, जैसे कि हमें वॉर कोई लड़ना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस टाइप के वॉर गेम को बना लेंगे, ठीक है, फिर हम क्या कर सकते हैं, उस वॉर गेम को खेल करके देख सकते हैं कि हमारे जो सोल्जर्स हैं, ठीक है, जो हमारे सिपाही हैं, उनके साथ क्या घटना घट सकती है, वो कैसे रिएक्ट करते हैं, ये हम पहले ही देख सकते हैं, किसके थ्रू, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, ठीक है। अब इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये नेक्स्ट पॉइंट है, लॉ इन्फोर्समेंट ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट फॉर डिटेक्टिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल और क्रिमिनल विद मल्टीट्यूड्स ऑफ डाटा स्ट्रीमिंग फ्रॉम पुलिस डाटाबेसेस फ्रॉम द नेटवर्क ऑफ द सर्विलांस कैमरा। इसमें क्या है, इसका मतलब यह है कि जो पुलिस है, जो हमारी आर्मी है, या फिर जो भी हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के ऑफिसर्स होते हैं, वो इस टेक्नोलॉजी का यूज करके क्या कर सकते हैं, किसी भी क्रिमिनल का पता लगा सकते हैं, किसी भी इंडिविजुअल पे वो नजर रख सकते हैं, ठीक है, और जितने भी पुलिस के पास डाटाबेसेस होती हैं, उनसे वो सर्विलांस जो बोल सकते हैं सर्विलांस कैमरा का यूज करके वो उनसे जो डिटेल्स है वो भी पता कर सकती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पुलिस और मिलिट्री दोनों के लिए भी फायदेमंद हो सकती है। तो इस तरीके से हम इसका एप्लीकेशंस देखते हैं। अब हम देखने वाले हैं बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस। तो बेनिफिट्स और चैलेंजेस क्या क्या हैं, इनको भी जरा देखते हैं। बेनिफिट्स और चैलेंजेस की अगर हम बात करें, तो हम इन पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर के हम अपने बेनिफिट्स और चैलेंजेस को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा बेनिफिट्स या चैलेंजेस का पॉइंट है, वो हो जाएगा गवर्नेंस, फिर इकोनॉमी, फिर ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज, फिर डिफेंस एंड सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी एंड हेल्थ केयर। फॉरेन पॉलिसी हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये IAS के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, बट हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है डिफेंस सिक्योरिटी, ठीक है, इस पर हमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है, एज द पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करें तो डिफेंस फोर्सेस के, ठीक है। अब देखो हमारा जो बेनिफिट्स है वो है गवर्नेंस के थ्रू, कैसा, ठीक है, तो प्रोसेस ऑप्टिमाइजिंग एंड कॉस्ट सेविंग। हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रक्रिया का, ठीक है, एक तरीके से हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, अनुकूलन, ठीक है, ये शायद बोलते हैं। तो ये हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रक्रिया को हम पहले से जान सकते हैं कि हाँ ऐसी प्रक्रिया होगी, तो हमारा जो कॉस्ट सेविंग है, ठीक है, वो बिल्कुल होगा, ठीक है। अगर हम ये जान जाए कि हाँ यहाँ पे इतने ही आदमी हैं, इतने ही रुपए इस तरीके से हम खर्च करके बचा सकते हैं, तो ये सरकार को कहीं ना कहीं फायदा जरूर पहुंचाएगी। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये क्या करेगी, जैसे कई बार क्या होता है कि हम डिसीजन लेने में देरी करते हैं, लेकिन ये जो हमारा एआई होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो डिसीजन मेकिंग इसकी कैपेसिटी होती है वो काफ़ी फास्ट होती है, और इस तरीके से ये डिसीजन लेकर के हमारे प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देता है। अब हम तीसरा पॉइंट देखेंगे, वो है ह्यूमन रिसोर्सेस एंड मैनेजमेंट, यानी कि जो ह्यूमन के रिसोर्सेस हैं, जो हमारे बोल सकते हो कि जो मानव के रिसोर्सेस हैं, उनको ये काफ़ी अच्छे तरीके से देखभाल कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, बेनिफिट हो जाता है लाने का, क्या, एआई, ठीक है। एआई की अगर हम दूसरे बेनिफिट्स की बात करें जो कि इकोनॉमी में होता है, वो क्या होता है, नेक्स्ट जनरेशन
डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि जो हमारी इकोनॉमी है वो आगे चल करके अगर हम एआई का इस्तेमाल करते हैं, अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, ऐसा अगर हम बात करें दूसरा, वो क्या होता है, एस्पोरिंग इनोवेशन। एस्पोरिंग इनोवेशन में क्या होता है, देखो इसका मैं शायद नाम भूल गया। ठीक है, एस्पोरिंग का मतलब होता है कि जो भी ठीक है, इसका कुछ गूगल कर लेना है, देखो मैं नाम इसका भूल गया। ठीक है, वैल्यू एंड जॉब क्रिएशन क्या होता है, जैसे कि अगर जो हमारी एआई है, ठीक है, एआई आएगी तो हमको क्या मिलेगा, नए नए तरीके के जॉब जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो ये हमारे इकोनॉमी को क्या करेंगे, एक तरीके से सुदृढ़ करेंगे, अच्छा करेंगे। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं अपने ऑटोमेटिक इंडस्ट्री की, यानी कि स्वचालित इंडस्ट्री। इसमें क्या सबसे पहला हमको मिलेगा बेनिफिट्स, वो होता है सेल्फ ड्राइविंग कार्स, यानी कि हमें क्या मिलेंगे, सेल्फ ड्राइविंग कार्स देखने को मिल सकते हैं किसके कारण, तो हम अगर यूज करते हैं एआई सिस्टम को। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि इनहेंस फ्यूल इफिशिएंसी, हम अपने फ्यूल के इफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये भी हमारा दूसरा बेनिफिट हो जाता है। अब कैसे बढ़ाएंगे वो आपको पता है। ठीक है, जाहिर सी बात है यार, जैसे अगर हम गाड़ी चलाएं तो हमें नहीं पता होता कि शॉर्ट रूट कौन सा है और लॉन्ग रूट कौन सा है, लेकिन अगर एआई गाड़ी चलाती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से गाड़ी चलवाया जाता है, तो उसको पता होता है कि ये जो रास्ता है वो शॉर्टकट है, ये जो रास्ता है वो लॉन्ग कट है, तो हम शॉर्टकट वो लेकर हमें पहुंचा देगा। इससे जो हमारी फ्यूल की इफिशियंसी है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो मैंने जो कारण बताया वो एक कारण है, वो सिंगल कारण है। ऐसे बहुत मल्टीपल रीजन हो सकते हैं जिनसे वो अपनी जो फ्यूल की एफिशिएंसी है उसे वो बढ़ा देगी। ठीक है, इनहेंस सेफ्टी फीचर्स, अब जो हमारी ये सेल्फ ड्राइविंग कार्स है वो हमारी सेफ्टी फीचर्स को भी बढ़ाती है। अब सोच लो यार, हमने देखा ना ड्रिंक एंड ड्राइव, मतलब पी करके गाड़ी चलाने वाले, तो वो काफी ज्यादा गाड़ी ठोक देते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, जो हमारी गाड़ी चलाएगी, कौन चलाएगी, एआई, वो बिल्कुल सिक्योर होगा, सेफली वो गाड़ी को रन करेगी। ठीक है, चौथा क्या है इसमें, ऑप्टिमाइज लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन। इसमें क्या होता है कि जो हमारी एआई है वो हमारे लॉजिस्टिक विभाग को भी क्या कर सकती है, ऑप्टिमाइज कर सकती है, और जो हमारा सप्लाई चेन है इसको भी वो देख सकती है। तो एआई के पास ये भी एक बेनिफिट्स है जो कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में यूज हो सकता है। अब जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डिफेंस सिक्योरिटी। एआई का यूज करके हम डिफेंस सिक्योरिटी में क्या क्या बदलाव ला सकते हैं। तो पहला क्या है, डिसीजन मेकिंग। सबसे पहले तो यही जरूरत होती है, अगर आप बैटलफील्ड में है तो आपको सबसे ज्यादा कोई चीज जो जरूरी होगी ना वो होगी डिसीजन मेकिंग। आप डिसीजन कैसे लेते हैं, तो डिसीजन मेकिंग जो है वो एआई का काफी फास्ट है, चाहे वो टेक्टिकल हो या फिर स्ट्रेटेजिकल हो। ठीक है, मतलब स्ट्रेटेजिक हो या फिर टेक्टिकल हो, दोनों ही इसके जो डिसीजन होते हैं वो काफी फास्ट होते हैं। तो ये हमारा बेनिफिट हो जाता है। ट्रेनिंग एंड वॉर गेमिंग, सबसे पहले दूसरा क्या है कि हम एआई के साथ मिलकर के ट्रेनिंग कर सकते हैं, या फिर अगर हम कोई भी बैटल लड़ने जा रहे हैं तो उस बैटल से पहले उस बैटल का प्रीव्यू देख सकते हैं वॉर गेमिंग के थ्रू। लॉजिस्टिक एंड फ्लीट मैनेजमेंट, यानी कि क्या होता है, हम अपने डिफेंस में क्या कर सकते हैं, इसको लॉजिस्टिक में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर फ्लीट मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे डिफेंस सेक्टर में कई सारी गाड़ियां हैं। ठीक है, तो कई सारे व्हीकल है, तो व्हीकल का जो मैनेजमेंट है, रख रखाव है, उसको एक तरीके से हम इससे कर सकते हैं, एआई से कर सकते हैं। ठीक है, पीरियोडिक मैनेजमेंट, जैसे कि समय समय पर जैसे हमारे जहाज होते हैं, बड़े बड़े गाड़ियां होती हैं, तो उनके समय समय पर हम क्या कर सकते हैं, देखभाल कर सकते हैं, उनकी सर्विसिंग वगैरह इसके थ्रू हम कर सकते हैं। फेस रिकॉग्नाइजेशन एंड क्राइम प्रिवेंशन, इससे हम क्या कर सकते हैं, बॉर्डर पे इसको अगर हम अच्छे तरीके से यूज करते हैं तो ये क्या करेगा, फेस को स्कैन करके हमें बता देगा, और इसके कारण हम अपने जो क्राइम है उसको रोक सकते हैं। तो एआई का इस्तेमाल करके हम अपने डिफेंस सिक्योरिटी में इन सारी चीजों में बेनिफिट देख सकते हैं। अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करें तो ड्रग डिस्कवरी एंड सेफ्टी, ये हमारे पास हेल्थ का क्या होता है, एक तरीके से बात करें तो बेनिफिट होता है कि अगर हम हेल्थ में, यानी कि हेल्थ सेक्टर में इसका इस्तेमाल करते हैं तो दवाइयों के डिस्कवरी में और उनके सुरक्षा में हम एआई का एक महत्वपूर्ण रोल देखते हैं। डायग्नोसिस एंड लैब रिजल्ट एनालिसिस, जो हमारे डायग्नोसिस होते हैं या फिर जो लैब के रिजल्ट होते हैं उनके भी एनालिसिस काफी अच्छे तरीके से हो सकते हैं, किसके थ्रू, एआई के थ्रू। एनालिसिस प्रिवेंटिव केयर, मतलब कि जो हमारे एनालिसिस है उनको बचा करके, ठीक है, वो रख सकता है, कौन रख सकता है, एआई रख सकता है। तो ये हमारे हेल्थ के सेक्टर में जो है वो एक तरीके से बेनिफिट देखने को मिलते हैं। अब हमारी चैलेंजेस क्या क्या हैं, ठीक है, अब एआई को यूज करने के साथ हमारे चैलेंजेस क्या क्या हैं। द चैलेंजेस इन अ डिप्लॉइंग एआई ऑन
ऑन अ मैसिव स्केल इन दैट एक्सपेंसिव देयर इज अ डर्थ ऑफ रिसोर्सेस, यानी कि हमारे भारत देश के पास क्या है, थोड़ी पैसों की तंगी है, ठीक है। तो अगर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में मैसिव, ठीक है, मैसिव स्केल पर अगर हम एआई को डिप्लॉय करते हैं तो ये हमारे लिए थोड़ा एक्सपेंसिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस की है कमी, ठीक है। इंडिया करंटली लैक द एक्सपर्टीज टू डू टू रिसर्च एंड अप्लाई टू इट। अब इंडिया में क्या है कि करंटली अगर हम इस समय की बात करें तो हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं है एआई के ऊपर, ना ही हमने अच्छे से रिसर्च करी है, ठीक है। एंड इट ऑल्सो डजंट हैव द वास्ट नेटवर्क टू डाटा ऑफ इनेबल एआई, और हमारे पास काफ़ी बड़ी जो डाटा चाहिए इनेबल करने के लिए एआई फीचर्स को, वो भी हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। लास्टली देयर इज द लिटिल अवेयरनेस अबाउट द टेक्नोलॉजी एंड द रिस्क इट पोजेस टू प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। इसका मतलब क्या है? अगर हम अंतिम रूप से देखें तो हमारा जो लिटिल अवेयरनेस है किसको लेकर के, टेक्नोलॉजी को लेकर के, वो एक इसमें रिस्क बना सकता है हमारी प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी को एक नजरिए से, ठीक है। यानी कि इसमें हमें क्या है, अवेयरनेस ज़्यादा नहीं है किसके बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, तो वो एक तरीके से हमारी प्राइवेसी और सिक्योरिटी को लेकर के एक रिस्क बन सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो हमारे चैलेंजेस है गवर्नेंस के साथ वो क्या क्या हो सकती है। तो डिपेंडेंस ऑन द फॉरेन टेक्नोलॉजी। अब इसमें हमें क्या है कि हमारी जो सरकारें हैं, जैसे अभी हमने बोला कि हमारे भारत देश के पास उतनी अच्छी टेक्निक नहीं है, ठीक है, तो हम अपने यहाँ एआई सिस्टम को अभी इनेबल नहीं कर सकते, और अभी हम एआई लेकर के आते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिपेंडेंट हो जाना पड़ेगा किसके ऊपर, फॉरेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। इससे हमें क्या होगा, इससे हमें काफ़ी नुकसान हो सका, ठीक है। लैक ऑफ टेक्निकल कॉम्पिटेंस, यानी कि जो हमारा टेक्निकल कॉम्पिटेंस है, ठीक है, यानी कि हम जो है टेक्निकली रूप से उतने ज़्यादा निपुण नहीं है, ये भी हमारे एक कमी को दिखाता है जो हमारे लिए एक चैलेंज बन सकता है। इकोनॉमी की बात करें तो लॉस ऑफ द कन्वेंशनल जॉब, यानी कि कई सारी ऐसे जॉब हैं जिनमें जो लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो नौकरियां कर रहे हैं, तो उन्हें हम परंपरागत जॉब बोलते हैं, ठीक है। तो अगर एआई सिस्टम को हम इनेबल कर देते हैं अपने इंडिया में तो कई सारे लोग होंगे जिनकी जो है नौकरियां वो चली जाएंगी, जिससे हमारे इकोनॉमी, ठीक है, थोड़ी खराब हालत में जरूर हो जाएगी, ठीक है। अब देखो ऑटोमेटिव इंडस्ट्री, इसमें क्या प्रॉन्स है और क्या कौन से, हमने ऊपर देखा था कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में क्या क्या हमारे फायदे हो सकते हैं अगर हम एआई को यूज करते हैं। अब हम देखने वाले हैं एआई के यूज से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहला ये होता है कि रेगुलेटरी चैलेंज, यानी कि जो हमारी रेगुलेशन होती है, जो हम बदलाव करते हैं, वो एक चैलेंज हमें देखने को मिल सकता है किसमें, जब हम एआई को एक तरीके से इंप्लीमेंट कर देते हैं अपने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में। ओवर डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी, हमें क्या होना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी के ऊपर ओवर डिपेंडेंट हो जाना पड़ेगा अगर हम एआई को ले आते हैं। ह्यूमन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, यानी कि जो हमारी मानव प्रजातियां हैं उनके सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर भी एक तरीके से क्या बोल सकते हैं हम, एक तरीके से मतलब हम सिक्योर नहीं रहेंगे अगर ऑटोमेटिव इंडस्ट्री आ जाती है, ठीक है। सॉफ्टवेयर एरर, डिफेक्ट और फेलियर, तो ये क्यों होगी, जैसे मान लो आपकी गाड़ी जो है वो एआई चला रही है, ठीक है, आपको ड्राइविंग नहीं आती लेकिन फिर भी आपकी गाड़ी चल रही है, उस समय क्या होगा, उस समय होगा कुछ ऐसा कि आपका अगर सॉफ्टवेयर एरर हो जाता है या फिर डिफेक्ट ऑफ फेलियर हो जाता है या फिर किसी ने आपकी गाड़ी को हैक कर लिया, ठीक है, तो उस समय क्या होगा, आपको भारी नुकसान भी हो सकता है, ठीक है, जान माल की हानि भी हो सकती है, बोलते हैं ना न्यूज़ वाले, वैसे आपके साथ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं डिफेंस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। डिफेंस एंड सिक्योरिटी में क्या होगा, एथिकल एंड लीगल कंसर्न ऑफ लॉ, यानी कि जो हमारे कानून हैं उनको लेकर के हमें एथिकल और लीगल चिंताएं बनी रह सकती हैं। डिपेंडेंस ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजी, हमें क्या है कि फॉरेन टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंस होना पड़ेगा। इससे हमें क्या दिक्कत होगी कि हमारी जो मिलिट्री के जो खुफिया बातें होती हैं वो भी विदेशों को, यानी कि फॉरेन कंट्रीज को पता चल सकती हैं। ह्यूमन सेफ्टी और सिक्योरिटी, तो जाहिर सी बात है कि जो हमारे सैनिक हैं उनकी सिक्योरिटी और उनकी सेफ्टी पर भी सवाल उठ जाएगा। सॉफ्टवेयर एरर एंड डिफेक्ट्स ऑफ द फेलियर, इसमें भी देखने को मिलेगा। पोटेंशियल वेपन आर्म रेस, यानी कि अभी देखो न्यूक्लियर वेपन रेस चल रहा है, फिर जब एआई यूज हो जाएगी तो जो पूरी दुनिया है उसमें एआई के ऊपर एक रेस लग जाएगी कि किसके पास कितने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस जो है वो वेपन्स रखे गए हैं, ठीक है। अगर हम अपने कंक्लूजन को देखते हैं तो नो डाउट एआई इज बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन बीइंग। अब जो हमारा एआई है वो हमारे मानव जाति के लिए क्या है, काफी लाभदायक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। बट नो बडी विल अवॉइड टू थ्रेट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, लेकिन हमारे बीच का कोई भी इंसान जो है वो अवॉइड नहीं कर सकता कि इस टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के बाद हमें थ्रेट देखने को मिलेगा। इंडिया इज़ नाउ नॉट रेडी टू स्विच दिस टेक्नोलॉजी ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस, यानी कि जो हमारी भारत कंट्री है, भारत देश है, वो अभी इस टेक्नोलॉजी को स्विच करने की तरफ ज़्यादा रेडी नहीं है, तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो है वो अवेयरनेस यानी कि जानकारी जो है वो कम है। सम इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर क्यों कम है, क्योंकि हमारे पास जो इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है जो इनेबल करने चाहिए एआई को, वो हमारे पास है नहीं। बट ऑन फ्यूचर इंडिया शुड वर्क ऑन इट एंड आफ्टर द सक्सेसफुल ट्रायल इट वुड बी डेफिनेटली कम इन टू एक्शन। लेकिन अभी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन फ्यूचर में जब भी हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद हो जाते हैं तो भारत को भी क्या करना चाहिए, एआई के ऊपर एक टेस्ट एंड ट्रायल करना चाहिए। अगर वो सफल होता है तो उसे भारत में लागू करना चाहिए, मतलब कि भारत में उसका यूज करना चाहिए। तो थैंक यू गाइज, thank you for attending the session. Do like and do subscribe our channel and do like and do share also with your friend, ठीक है। ज्वाइन ऑल्सो ऑन टेलीग्राम डिफेंस स्टूडेंट कम्युनिटी। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।